आपने शायद ही इन मैजिकल फॉर्मेशंस, ऑप्टिकल फॉर्मेशंस के बारे में सुना होगा, जैसे कि कोरोना हो गया, ग्लोरी हो गया, फॉगबो हो गया। ग्लोरी को हम पायलट हेलो भी बोलते हैं, बुद्धा लाइट भी बोलते हैं, फॉगबो को हम गोस्ट रेनबो भी बोलते हैं। शायद ही आपने सुने होंगे, और प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था क्लाउड इरेडिसेंस के बारे में, वो भी शायद आपने सुना होगा। अगर आपने वो वीडियो देख ली होगी, आपको भी अच्छा लगा होगा उसके बारे में जान के। तो इस केस में, इस वीडियो में मैं थोड़े से और भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि स्काई क्यों ब्लू होता है हमारा। ठीक है, सनराइज और सनसेट के वक्त हमारा जो स्काई होता है वो रेडिश, ऑरेंज, येलोइश ऐसा क्यों होता है, क्लाउड हमारे क्यों वाइट रहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा। ठीक है, तो मेरा मोटिव है बिल्कुल क्यूरियोसिटी आपको डेवलप करना, नेचर के प्रति आपका थोड़ा सा बताना कि क्या हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो सबसे पहले कि मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैसी सा हो रहा है ये कंडीशन। तो यहाँ पे मेरा जो मेन डायग्राम है, ये होगा स्कैटरिंग रिजीम हो गया। तो यहाँ पे कोरोना है, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ग्लोरी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इस सेक्शन में, और जो फॉगबो है इस सेक्शन में एक्सप्लेन किया है। थोड़े से डिफरेंसेस हैं, तो सारे फिनोमिना मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, सबसे आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग और हमारा बैकवर्ड स्कैटरिंग क्या है। फॉरवर्ड स्कैटरिंग मतलब स्कैटरिंग होने के बाद जो लाइट ज़्यादा अमाउंट में आगे की तरफ बढ़ेगी, तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग। बैकवर्ड स्कैटरिंग, स्कैटरिंग के बाद लाइट पीछे की तरफ ज़्यादा ट्रेवल करेगी, तो बैकवर्ड स्कैटरिंग। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले रेले स्कैटरिंग। आपने पढ़ा होगा इसको कि जब डायमीटर बहुत, मतलब डायमीटर मतलब कि साइज इस पार्टिकल का बहुत ही कम हो एज कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तब ये वाली स्कैटरिंग जो देखने को मिलती है वो होगी रेले स्कैटरिंग। तो इस कंडीशन में यहाँ पे मार्क किया है कि जितना फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगा उतना ही बैकवर्ड स्कैटरिंग होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि यह कैंसिल आउट हो गया होगा, व्हाइट लाइट का केस बनेगा, नहीं। इसको समझाता हूँ। आपने पढ़ा भी होगा कि यही कंसेप्ट हमें बताता है कि हमारा जो स्काई है ब्लू क्यों होता है, और सनराइज और सनसेट के वक्त क्यों रेडिश हमें कलर देखने को मिलता है। तो रेले स्कैटरिंग में बेसिकली इवनली स्कैटरिंग हो रही है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, बट उसमें बेसिक फॉर्मूला ये है रेले जो स्कैटरिंग है उसके हिसाब से ऑब्जर्वेशन, कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा की पावर 4। मतलब कि जितनी शॉर्टर वेवलेंथ उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, उतना ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी वो लाइट। आपने ऑब्जर्व, आपको पता ही होगा कि सबसे शॉर्टर वेवलेंथ जो होती है वो वायलेट होती है, और सबसे बड़ी जो वेवलेंथ होती है वो रेड लाइट की होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो वायलेट की इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बट स्काई हमें वायलेट क्यों नहीं देखने को मिलता। आइए इसके पीछे का भी लॉजिक देख लेते हैं। क्योंकि इसके बाद ही अगली जो सेकंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो ब्लूइश है। दो बातों के लिए ये जानी जाती है कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हमारी आइज़ के लिए, हमें ज़्यादा देखने को जो मिलती है, सेंसिटिव है हमारी आँखों के लिए, वो ब्लूइश लाइट है, वायलेट नहीं है। और ज़्यादा अमाउंट में ये उसमें देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू वायलेट। तो ये रीज़न हो गया कि हमें स्काई क्यों ब्लू देखने को मिलता है। टकराता है, स्कैटरिंग होती है, इवनली स्कैटरिंग होती है चारों तरफ, और इस हिसाब से इंटेंसिटी के हिसाब से जो ब्लूइश लाइट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब आते हैं कि सनराइज और सनसेट के वक्त हमें रेडिश और येलोइश कलर क्यों देखने को मिलता है। इसके पीछे का लॉजिक है कि उस वक्त जो सन होता है हमारा होराइजन की तरफ होता है। ठीक है, उसकी पोजीशन होराइजन के से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने को लगता है। तो इसके कारण क्या होगा, उसको लाइट को गुजरना होता है थिक एटमोसफेयर से। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो ये जो पार्टिकल्स है बेसिकली, जो हमारा एटमोसफेयर है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है, तभी वो जो उसका साइज है वो वेवलेंथ से बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इस केस में, होराइजन के केस में थिक एटमोसफेयर से गुजरना पड़ता है, तब जो ये लाइट जाएगी वाइट लाइट, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स हैं। तो वायलेट जो लाइट है, जो ब्लूइश लाइट है, ये ज़्यादा स्कैटर करेगी अननेसेसरली। ठीक है, बट ये जो रेडिश है ये ज़्यादा ट्रैवल करने की कोशिश करेगी, इसलिए इसको
हम सनराइज और सनसेट के वक्त देखने को मिलता है ये कलर। ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं मिया स्कैटरिंग। उस केस में क्या होता है, स्कैटरिंग के बाद फॉरवर्ड लाइट ज़्यादा ट्रेवल करती है, तभी यहाँ पे फॉरवर्ड स्कैटरिंग का केस है। और इस केस में जो साइज है वो किसके बराबर है, वेवलेंथ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप वहां पे भी लगा सकते हो कि हमें जो क्लाउड्स होते हैं क्यों वाइटिश और ब्राइट देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ मिया स्कैटरिंग। जब टकराएगी, स्कैटरिंग होगी इन पार्टिकल्स के इन साइज से दोनों सेम है, तो आगे की तरफ ज्यादा लाइट ट्रेवल करेगी, नैरोइश बैंड सा है, आगे की तरफ कन्वर्जेंस देखने को मिलेगी सारे जो भी कलर्स हैं, तो कन्वर्जेंस के कारण क्या बना देगी, वाइटिश लाइट बना देगी, जिसके कारण हमें क्लाउड्स जो होते हैं वाइटिश और ब्राइट देखने को मिलते हैं। ये ऑब्जर्वेशन भी आपका इसके बेस पे आपका क्लियर हो गया होगा। तीसरा केस, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, जब डायमीटर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब कि साइज बहुत ज़्यादा हो पार्टिकल का एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तब टकराने के बाद लाइट वापस आएगी 180 डिग्री के एंगल पे, तो बैकवर्ड स्कैटरिंग का केस बनेगा। तो इसकी मदद से आपने स्कूल लेवल पे 2 चैप्टर पढ़े होंगे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, उसको भी इन तीनों के बेस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। रेले और मिया स्कैटरिंग वेव ऑप्टिक्स में आते हैं क्योंकि ये वेवलेंथ के नज़रिए से हम देखते हैं, मतलब कि डोमिनेशन इस फैक्टर का देखने को मिल रहा है, लो लेवल पे देखते हैं तो वेव ऑप्टिक्स। इस कंडीशन में ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ। तो मतलब कि जैसे कि हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं ना, मिरर का केस बहुत बड़े होते हैं साइज में, तो वही केस बन गया। तो इस बेसिस पे आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है एक्सेप्शन का, मिया स्कैटरिंग का, कि यहाँ पे मैंने बताया कि मिया स्कैटरिंग के केस में फॉरवर्ड की तरफ लाइट ज़्यादा बढ़ती है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों है, बैकवर्ड क्यों ज़्यादा जाती है, इस केस में ग्लोरी के केस में होता है, आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कोरोना का केस। तो कोरोना और इरेडिसेंस पहले बता दूं, दोनों सेम फिनोमिना है, बट थोड़ा उसमें मेजर डिफरेंस है, वो यहाँ पे मैं समझाऊंगा। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने अच्छे से समझाया है, यहाँ पे भी मैं क्लाउड इरेडिसेंस और कोरोना को समझाऊंगा। तो ये है वाटर ड्रॉपलेट जिसका साइज किसके बराबर है, वेवलेंथ के बराबर लाइट के। लाइट आई, एंड पॉइंट से टकराई, टी फ्रैक्शन का केस बनेगा। ज़्यादा बेंड कौन होगा, रेड लाइट, कम बेंड कौन होगी, वायलेट लाइट। ठीक है, तो इस केस में ऑब्जर्वेशन कैसे करें कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतना ज़्यादा बेंड। रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा बेंड करेगा, वायलेट कम वेवलेंथ वाली है तो कम बेंड करेगी। हालांकि हमें ब्लूइश कलर देखने को मिलता है क्योंकि हमारी आंखें सेंसिटिव हैं ब्लूइश कलर की तरफ, ये बात भी आप नोट करके रखें। तो वाइट लाइट के पास कौन सी लाइट है, वायलेट लाइट। वाइट लाइट के दूर यानी कि सन की लाइट के दूर कौन सी लाइट है, रेड। तभी आपने नोट किया होगा कि जो भी पैटर्न बनेगा क्लाउड इरेडिसेंस में और कोरोना में, तो बाहर की तरफ रेडिश हो गई, अंदर की तरफ थोड़ा सा ब्लूइश कलर हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें मेजर डिफरेंस क्या है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है कोरोना के केस में, मतलब कि यूनिफॉर्मिटी। क्लाउड इरेडिसेंस जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसमें क्लाउड ही एक तरह का कलरफुल दिखने को मिलता है, मतलब कि उसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसका साइज तो इसके अप्रॉक्सीमेटली रहेगा, बट डिफरेंट साइज में रहेंगे, जिसके कारण अनइवन स्कैटरिंग का केस बनेगा और हमें क्लाउड इरेडिसेंस का फिनोमिना देखने को मिलेगा जब साइज डिफरेंस हो। कोरोना के केस में यूनिफॉर्मिटी रहती है साइज की, स्कैटरिंग के बाद यूनिफॉर्मिटी रहती है, जिसके बाद एक यूनिफॉर्म पैटर्न देखने को मिलेगा कॉन्सेंट्रिक का, जिसको कहते हैं कोरोना। मेजर डिफरेंस। ठीक है, और फॉरवर्ड स्कैटरिंग का केस बनता है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि सन मेरे सामने है और सामने ही सन को और सामने ही बादल है, उसको देखना पड़ेगा, तभी जो लाइट आएगी सन से और बादलों में जो वाटर ड्रॉपलेट है उसको टकराने के बाद सीधी आंखों में पड़ेगी। ऐसे इस केस में दोनों फिनोमिना के केस में, हालांकि ये रेयरेस्ट फिनोमिना हैं,
एट सम एंगल पे होते हैं, रेयरेस्ट ही होते हैं, बट हमें देखना किसको पड़ेगा, सन की तरफ। ठीक, पहली बात ये नोट करके रखें। दूसरे पे आते हैं, बैकवर्ड स्कैटरिंग का केस बनेगा रेनबो और फॉगबो। इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखें, जो फॉगबो है टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द रेनबो। फॉगबो आपको नाम ही सजेस्ट कर रहा होगा और रेनबो आपको नाम ही सजेस्ट कर रहा होगा कि रेन से टकराने के बाद जो बो बनता है उसको कहते हैं रेनबो, और फॉग को टकराने के बाद जो बो बनता है उसको कहेंगे फॉगबो। रेनबो के केस में हमें अच्छे से कलर देखने को मिलते हैं, फॉगबो के केस में हमें फेंट कलर या हमें व्हाइटिश सा देखने को मिलता है। ठीक है, पैटर्न देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है आइए देखते हैं। दोनों केस हैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के। ठीक है, पार्टिकल का साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू वेवलेंथ, बट इसमें भी क्या है डिफरेंस, इसका साइज रेनबो के केस में जो वाटर ड्रॉपलेट का साइज है वो बहुत ही ज्यादा है, 10x 100x है एज कंपेयर टू फॉगबो, अगर वो x है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल गया होगा कि क्यों दोनों में सेम फिनोमिना होता है, सेम फिनोमिना नहीं होता, थोड़ा सा चेंज है। रेनबो के केस में लाइट आएगी, व्हाइट लाइट आएगी, टकराएगी, मतलब रिफ्रैक्शन का केस बनेगा लाइटर से डेंसर मीडियम में, TIR होगी, फिर रिफ्रैक्शन का केस बनेगा, बहुत ही बढ़िया से डिस्पर्शन मिलेगी रंगों की, तो आंखों में पड़ेगी हमारे, तो हमें प्रॉपर रंग देखने को मिलेंगे। फॉगबो के केस में सेम फिनोमिना होगा, रिफ्रैक्शन का TIR होगी, बैकवर्ड डिफ्रैक्शन का केस बनेगा, मतलब कि साइज छोटा है जिसके कारण एजेस से डिफ्रैक्शन का केस मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला केस मिलेगा, लाइट बाहर जो कलर है बाहर जो निकलेंगे रिफ्रैक्शन के बाद, डिफ्रैक्शन के बाद, तो वो फेंट होंगे, बैंड उसका ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, जिसके कारण आगे जाके वो कन्वर्ज करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, तो व्हाइट लाइट से हमें देखने को मिलेगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि डिफ्रैक्शन में रेड लाइट क्यों ज़्यादा बेंड होती है, और रेनबो के केस में वायलेट जो लाइट है, जहाँ ब्लूइश लाइट है, वो ज़्यादा क्यों बेंड होती है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लें, ये लॉजिक भी आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये आपने डिफरेंस देख लिया होगा। तो इस केस में रेनबो और फॉगबो के केस में हमें क्या करना होगा, बैक स्कैटरिंग के केस में सन हमारे पीछे होगा, क्लाउड है सामने, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, साइज में बड़े हैं, उससे टकराएंगे, आंखों में जब पड़ेंगे तो हमें ये पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया बैकवर्ड स्कैटरिंग का केस। ठीक है, फिर आते हैं हम तीसरा, यानी कि एक्सेप्शन, मिया स्कैटरिंग। कि मिया स्कैटरिंग में मैंने बताया कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग का केस बनता है, बट ये बैकवर्ड क्यों करता है स्कैटरिंग। तो आइए शुरू करते हैं ग्लोरी का केस। तो इसमें बेसिकली ऑप्टिकल टनलिंग होती है, मतलब कि जो, जैसे कि आप ये समझें, ये फॉगबो ना समझें, इसको एक वाटर ड्रॉपलेट का केस बने समझें कि यहाँ से लाइट गई, एक टनलिंग से लाइट ट्रैवल करेगी और वापस से उसी डायरेक्शन में वापस से मुड़ जाएगी। तो ये वही बन गया, ऐसे समझें, टकराई लाइट, इसके कर्वेचर को फॉलो करते हुए वापस उसी डायरेक्शन में निकलेगी, तो बैकवर्ड स्कैटरिंग का केस बन गया। हालांकि मतलब कि इस केस में जो डायमीटर है उसका वेवलेंथ से अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। तो और बढ़िया से समझाता हूँ। ये केस फॉर्मेशन जब बनता है, जब आप प्लेन में ट्रेवल करोगे तो आप विंडो के बाहर देखोगे, शैडो बनेगी प्लेन की बादलों के ऊपर, तो वहाँ शैडो के आसपास ये पैटर्न देखने को मिलता है। उसके लिए दो कंडीशन रहनी चाहिए। पहला कि बैकवर्ड स्कैटरिंग का केस, मतलब इतना जो वाटर ड्रॉपलेट का साइज है एग्जैक्टली किससे मैच करना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एंटी सोलर पॉइंट होना चाहिए। एंटी सोलर पॉइंट मतलब कि जैसे आप पहाड़ के ऊपर चले गए, आपके नीचे बादल हैं, सन आपके ओवरहेड पे, ठीक है, वहां से आपकी शैडो बनेगी बादलों के ऊपर, एंटी सोलर पॉइंट पे। दूसरी कंडीशन कि यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो इस साइज के होने चाहिए जिस साइज का आपका वेवलेंथ है लाइट का, तब वहां पे पैटर्न जो देखने को मिलेगा उसको कहते हैं पायलट हेलो, बुद्धा लाइट या ग्लोरी। ठीक है, तो ये बैकवर्ड स्कैटरिंग का केस बन जाता है, ऑप्टिकल टनलिंग तभी
हमें नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, सन हमारे ओवरहेड व्यू में ऐसे लाइट आएगी, टकराएगी, हमारी आंखों में पड़ेगी और ये ग्लोरी पैटर्न कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमें देखने को मिलेंगे, मतलब कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इसलिए इस केस में भी, ग्लोरी के केस में। ठीक है, तो ये था इसका केस कि हमें किसको देखना पड़ेगा, सन को नहीं देखना पड़ेगा, हमें बादल को देखना पड़ेगा जहां पे हमारी शैडो पड़ रही है। ठीक है, ग्लोरी का केस। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स, ओवरऑल फिनोमिना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी इसमें वो मैंने बताने की कोशिश की। और ये एक बात नोट करना कि ये जो सारे फिनोमिनास हैं ये हमारे वाटर ड्रॉपलेट के केस में हो रहे हैं, मतलब क्लाउड्स में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं पानी की फॉर्म में, उसमें ये सारे फिनोमिनास शो हमें देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर के क्लाउड्स की तरफ जाएंगे तो पानी जो जम जाएगा क्रिस्टल की फॉर्म में वहां होगा, और भी पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं फॉर्मेशन, जैसे कि हेलो हो गया आपका, सन डॉग हो गया, सन पिलर्स हो गए। ऐसे ऐसे फिनोमिना आपको मैं किसी और वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा, बट आपको क्या करना है कि आपको भी सजेस्ट करना है कि आपको कैसी ये वीडियो कैसी लगी। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग। धन्यवाद।